पिछले हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहली न्यूज है फॉर्मर सेबी चीफ मदापीपुरी बुच से रिलेटेड। मदापीपुरी बुच को लोकपाल ने क्लीन चिट दे दी है। मदापीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच पर आरोप लगे थे कि इन्होंने अडानी ग्रुप से जुड़ी एक फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा इन्होंने M&M और ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन से कंसल्टेंसी फीस लेकर उन्हें कुछ इलीगल फायदे दिए। लेकिन अब लोकपाल ने 28 मई को अपना ऑर्डर पास किया है। इसमें कहा गया कि इनको लेकर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। कंप्लेंट बस अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस के बेसिस पर थी, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। इसीलिए अब लोकपाल ने इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को रोककर क्लीन चिट दे दी है। 27 मई को एक बड़ी ब्लॉक डील में ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी ने अपने ITC के 2.3% स्टेक को बेच दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस डील की वैल्यू 11,613 करोड़ रुपए के आसपास है। BAT ने ये शेयर्स 400 रुपए पर शेयर की प्राइस पर बेचने का प्लान बनाया है। BAT ने ये भी कहा कि ये पैसे वो अपने शेयर बायबैक प्रोग्राम में लगाएंगे। 2025 के लिए उन्होंने शेयर बायबैक्स का टारगेट 1.1 बिलियन पाउंड रखा है और इस सेल से वो एक्स्ट्रा 200 मिलियन पाउंड ऐड करेंगे। इस न्यूज के आने के बाद शेयर्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने कंपनी के 5.8% शेयर्स बेच दिए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन शेयर्स की वैल्यू 11,988 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ब्लॉक डील को गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू मैनेज करवाया जाएगा। रिपोर्टेडली इसमें 2.26 करोड़ शेयर्स एक्सचेंज हुए, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बायर कौन है। राकेश गंगवाल ने पहले से ये प्लान बनाया था कि वो अपने स्टेक्स धीरे धीरे बेचेंगे और एयरलाइन से एग्जिट करेंगे। इस न्यूज के आने के बाद 27 मई को शेयर्स में 3% की गिरावट आई है। सेबी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए इंडसइंड बैंक के एक्स CEO सुमंत काटपालिया को मार्केट से बैन कर दिया है। इनके साथ एक्स डेप्यूटी CEO अरुण खुराना और 3 और सीनियर ऑफिशियल्स पर ये बैन लगाया गया है। ये डिसीजन इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में लिया गया है। सेबी का कहना है कि इन लोगों ने इंडसइंड बैंक के शेयर्स में ट्रेड करके 19.78 करोड़ रुपीस कमाए, जबकि उनके पास बैंक की सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी जो पब्लिक को नहीं पता थी। सेबी ने इन 5 लोगों के बैंक अकाउंट से 19.78 करोड़ रुपीस तक अमाउंट सीज करने का ऑर्डर दिया है। सेबी ने स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी को लेकर ऑर्डर पास किया है। 26 मई को सेबी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि अब से F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सिर्फ ट्यूसडे या थर्सडे को ही होगी। हर स्टॉक एक्सचेंज को 15 जून तक सेबी को बताना होगा कि उनका प्रेफर्ड एक्सपायरी डेट ट्यूसडे है या थर्सडे। ये करने के पीछे सेबी का कहना है कि फिक्स्ड एक्सपायरी डेट से मार्केट में स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन आएगा और रिस्क कम होगा। लेकिन एक्सचेंजेस को नए रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए अपने सिस्टम्स अपडेट करने होंगे। अगर कोई एक्सचेंज अपना एक्सपायरी डेट चेंज करना चाहता है तो उन्हें सेबी से पहले अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। हीरो फिनकॉर्प अपना 3,668 करोड़ रुपए का IPO लेकर आने वाला है। सेबी ने इनके IPO को अप्रूवल दे दी है। IPO में कंपनी फ्रेश इशू से 2100 करोड़ रुपए रेस करना चाहती है और OFS से 1568 करोड़ रुपए। हीरो फिनकॉर्प एक NBC है जो मेनली रिटेल कस्टमर्स, छोटी बिजनेसेस और MSE सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करती है। मार्च 2024 तक हीरो फिनकॉर्प के पास 51,821 करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे, जिसमें से 65% रिटेल लोन्स और 21% MSME लोन्स थे। कंपनी 1991 से काम कर रही है और मार्च 2024 तक इनका कस्टमर बेस 1.18 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। हीरो फिनकॉर्प का IPO मैनेज करने के लिए GM फाइनेंशियल, बोफर सिक्योरिटीज, HSBC, ICI सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया और SBI कैपिटल मार्केट्स को अपॉइंट किया गया है। इंडिया की GDP ग्रोथ FY25 के क्वार्टर 4 में 6.9% तक बढ़ने के एस्टिमेट है। ये पिछले 4 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। ये प्रेडिक्शन मनी कंट्रोल के 20 इकोनॉमिस्ट के पोल के बेसिस पर है। GDP ग्रोथ में ये बूस्ट कंज्यूमर डिमांड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आने की उम्मीद है। HDFC बैंक के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता ने भी Q4 में GDP ग्रोथ इंप्रूव होने का पीछे सेम रीजन बताया है, लेकिन पूरे साल FY25 की GDP ग्रोथ 6.3% पे सेटल होने का एस्टिमेट है, जो कि 6.5% के सेकंड एडवांस एस्टिमेट से थोड़ा कम है। LIC ने अपने मार्च 2025 क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 38% बढ़कर 19,013 करोड़ रुपए हो गया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में LIC का नेट प्रॉफिट 13,763 करोड़ रुपए था। यहाँ LIC की टोटल इनकम क्वार्टर में थोड़ी कम होकर 2,41,625 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल 2,50,923 करोड़ रुपए थी। फिलहाल LIC की बोर्ड ने 12 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिजल्ट्स के हिसाब से LIC ने अपने एक्सपेंस रेशियो को 15.57% से कम करके 12.42% तक कर दिया है। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा है।
2024-25 में इंडिया में टोटल एफडीआई इनफ्लो 14% बढ़कर 81 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। पहले 2023-24 में ये अमाउंट 71.25 बिलियन डॉलर्स का था। इस बार इसमें से लगभग 50 बिलियन डॉलर्स डायरेक्ट अप्रूवल से आया, 23.5 बिलियन डॉलर्स रीइन्वेस्टमेंट से और 6.5 बिलियन डॉलर्स दूसरे सोर्सेज से आए हैं। सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करने वाला सेक्टर बना, जिसमें 19% एफडीआई आई। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में 16% और ट्रेडिंग सेक्टर में 8% एफडीआई आई। स्टेट के लेवल पर महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 39% एफडीआई अट्रैक्ट की है। इसके बाद इस लिस्ट में कर्नाटका और दिल्ली का नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि लिबरल रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया ने पिछले 11 सालों में टोटल 748.78 बिलियन एफडीआई अट्रैक्ट की है। ये पिछले 11 सालों के 308.38 बिलियन डॉलर से 143% ज्यादा है। बजाज ऑटो के शानदार रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर को खुश कर दिया है। रिजल्ट में कंपनी ने 2049 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट दिखाया है। ये पिछले साल के 1936 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट से 6% ज्यादा है। इस बार एनालिस्ट के एस्टिमेट से भी ज्यादा प्रॉफिट आया है, क्योंकि ब्रोकरेजेस ने 1970 करोड़ रुपए का एस्टिमेट दिया था। रेवेन्यू भी एस्टिमेट से बेटर आया है। कंपनी का रेवेन्यू 12,148 करोड़ रुपए रहा, जबकि एस्टिमेट 11,853 करोड़ रुपए के थे। इसीलिए बजाज ऑटो ने 210 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ मेजर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ऐसी और वीकली अपडेट्स के लिए एएसएम इंडिया के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।